दोस्तों आज हम देखने वाले हैं मैप वाले सेक्शन से लेक टांगनिका के बारे में। कल हमने चर्चा किए थे बैकाल झील के बारे में, तो आज हम बात कर रहे हैं टांगनिका झील के बारे में। टांगनिका जो झील है उसकी लोकेशन है अफ्रीका महाद्वीप में। दो देशों को ये अलग अलग करती है, एक तंजानिया को और दूसरा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। ये देख रहे हैं, इस प्रकार से आप दोनों के बीच में सीमा का निर्माण ये करती है। अब हम आ जाते हैं इसके मेन फैक्ट की तरफ। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न अफ्रीका की, मतलब अफ्रीका के पूरब में। यदि आप देखोगे तो सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट झील कौन सी है, वो है सेकंड नंबर में लेक टांगनिका। लेक टांगनिका सेकंड लार्जेस्ट ऑफ द लेक्स ऑफ ईस्टर्न अफ्रीका। पूर्वी अफ्रीका की तरफ आप जाओगे तो वहां पर सेकंड लार्जेस्ट नंबर की ये झील मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में आप देखोगे तो वर्ल्ड की सबसे लंबी फ्रेश वाटर वाली जो लेक है वो कौन सी है, वो है टांगनिका, और इसकी लंबाई बताई गई है 660 किलोमीटर। और सेकंड डीपेस्ट, कितनी डीप है, 1436 मीटर आफ्टर लेक बैकाल इन रसिया। तो हमने कल पढ़ा था कि रसिया में बैकाल झील स्थित है, जो कि सबसे ज्यादा गहरे पानी की झील है। पहले नंबर पर बैकाल आती है और दूसरे नंबर पे आती है टांगनिका लेक। इसके अलावा यदि हम इसकी विड्थ की बात कर लें, चौड़ाई की, तो 10 से 45 माइल्स, मतलब 16 से 72 किलोमीटर इसकी चौड़ाई देखने को मिलती है। ये जो है 12,700 स्क्वायर माइल्स, मतलब 32,900 वर्ग किलोमीटर के एरिया को घेरे हुए हैं, और बाउंड्री बनाती है तंजानिया तथा डीआरसी, मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो के बीच में, एंड पार्ट ऑफ द बाउंड्री बिटवीन बुरुंडी एंड डीआरसी एज वेल एज पार्ट ऑफ द बाउंड्री बिटवीन तंजानिया एंड जाम्बिया। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं किस प्रकार से ये अलग अलग देशों के साथ सीमाएं बना रही। ये वाला जो हिस्सा हो गया ये अपना बुरुंडी हो गया, और ये वाला जो हिस्सा हो गया अपना कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। तो एक तरफ कांगो और तंजानिया, दूसरी तरफ कांगो और बुरुंडी के साथ में अपनी बॉर्डर को ये शेयर करती है। इसके अलावा आप ये जो देख रहे हो ना, जाम्बिया, जाम्बिया है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो है। यहाँ पर भी जो है ये अपनी बॉर्डर को शेयर करने का काम करती है। इसके अलावा कई सारी रिवर हैं जो कि अपने पानी को डिस्चार्ज करती हैं यहाँ पर। इनटू द लेक आर मालागर, गरासी, रूजिजी एंड कालाम्बो, which has one of the highest waterfall in the world, 21,215 मीटर जिसकी हाइट बता रही है। ठीक है, जो कालम्बो फॉल्स को आप देख सकते हैं। एक रिवर ये रह गई, मालागरासी रिवर। अब यहां से पानी कौन बाहर निकालता है, लुकागा रिवर, विच फ्लोस इनटू द लाउलाबा रिवर। यहाँ पर बहुत सारी रिवर के बारे में नाम तो लिखा है, लेकिन मैप में ना शो नहीं हो रहा है। एक रिवर तो हमें देखने को मिल गई है, मालागरासी रिवर, जो कि अपने पानी को यहाँ पर छोड़ती है। ठीक है, और एक मिल गया हमको कालाम्बो फॉल्स, ये भी जो है यहाँ पर अपने पानी को छोड़ती है। एक और लेक जो है रुकावा है, जो कि अफ्रीका में तंजानिया में स्थित है। इसके अलावा कुछ और भी फैक्ट हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है द लेक वाज फर्स्ट विजिटेड बाय यूरोपियंस। तो इस लेक को सबसे पहले किसके द्वारा विजिट किया गया था, तो वो थे यूरोपियन। कब, 1858 की बात हम कर रहे हैं। कब, व्हेन द ब्रिटिश एक्सप्लोरर सर रिचर्ड बर्टन एंड जॉन हैनिंग रीच्ड उजीजी ऑन द लेक्स ईस्टर्न शोर। लेक के पूरब वाले जो किनारा है वहां पर वो जब पहुंचे, इन देयर रिक्वेस्ट फॉर द सोर्स ऑफ नील रिवर। ठीक है, अब
यहाँ पर एक बात ये आ जाती है कि खोज क्या कर रहे थे, ये नील रिवर को खोज कर रहे थे, लेकिन क्या मिल गई उनको? मिल गई टांगनिका झील। 1871 में हेनरी, बाद में सर हेनरी नाम पड़ा, मोर्टन स्टैनली फाउंड डेविड लिविंगस्टोन एट उजीजी। Important ports situated along Lake Tanganyika are Bujumbura, the capital of Burundi, Kalemi in the DRC, ठीक है, पुलुंगुगु इन जाम्बिया एंड उजीजी एंड किगोमा इन तंजानिया। अलग अलग शहर में इंपॉर्टेंट क्या नाम बताए गए? यहाँ पर कौन कौन से पोर्ट हैं उनके नाम बताए गए अलग अलग देश में। तो मैप वाला हिस्सा हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है और अब हम जाते हैं न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ देखने वाले हैं फ्रंट पेज से। फ्रंट पेज में न्यूज़ आई है भवानीपुर सीट को लेकर के। भवानीपुर सीट को लेकर के उपचुनाव हुए हैं, जिसमें ममता ने बहुत बड़े अंतर से बीजेपी की पार्टी को हराया है। ठीक है, बहुत बड़े मार्जिन से इन्होंने जीत हासिल की है, इसी को लेकर के ये न्यूज़ आई है। तो देखो, उपचुनाव के बारे में बात कही गई है। नॉर्मली हम जो चुनाव देखते हैं उसका पीरियड फिक्स रहता है कि इतने साल में चुनाव होना है, इतने साल का कार्यकाल रहेगा आपका, वही रहता 5 साल का, 6 साल का। लेकिन जो उपचुनाव रहते हैं वो कार्यकाल पूरा होने के पहले बीच में भी हो जाते हैं। मान के चलो कोई सांसद है या विधायक है, उसकी डेथ हो गई, उसने पद छोड़ दिया, और भी कारण हो सकते हैं जिसके चलते चलते यदि उसकी सीट खाली हो जाती है तब फिर उस सीट के लिए चुनाव लड़े जाते हैं, उसको ही हम कहते हैं उपचुनाव। तो ये जो तृणमूल की चीफ है ना, चीफ पोल्स 58,835 वोट्स ओवर बीजेपी नॉमिनी। बीजेपी के मुकाबले इनको कितने वोट हासिल हुए? 58,835 वोट्स। West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee won the by-election in the Bhawanipur Assembly constituency on Sunday by a record margin of 58,835 votes against her nearest rival, the Bharatiya Janata Party's Priyanka टिबरीवाल। प्रियंका टिबरीवाल को इन्होंने हराया है। कितने मत से? 58,835 के गैप से इन्होंने हराया है। फिर वही नंदीग्राम की बात करी जाती है। नंदीग्राम एंड लॉस टू द बीजेपी शुभेंदु अधिकारी बाई ए मार्जिन ऑफ 1956 वोट्स। तो नंदीग्राम जहाँ से खड़ी होती है ना, वहाँ पर इनको हार का सामना करना पड़ा था। किसकी तरफ से? बीजेपी की जो शुभेंदु अधिकारी है ना, उन्होंने इनको हराया था। तो ऐसे बहुत सारे रीजन रहते, जैसे कि चुनाव जो हुआ था उसमें गड़बड़ी आ गई, इसके चलते चलते भी जो है उपचुनाव होते हैं किसी पार्टिकुलर एरिया को लेकर के। और भी कुछ बातें, जैसे कि जो ममता बनर्जी हैं, इन्होंने रिप्रेजेंट किया था भवानीपुर को 2011 में और 2016 में। अब मई के महीने की हम बात करें इसी साल की, तो तृणमूल कांग्रेस के जो शोभन देव चट्टोपाध्याय हैं, इन्होंने डिफेटेड बीजेपी's रुद्रानिल घोष इन भवानीपुर बाई ए मार्जिन ऑफ 28,790 वोट। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो देखने वाले हैं डिसऑर्डर को लेकर के। ठीक है, डिसऑर्डर के 2 मीनिंग नॉर्मली बताए गए हैं। ठीक है, अनटाइडी, कन्फ्यूज्ड और बैडली ऑर्गेनाइज्ड स्टेट, मतलब किसी व्यक्ति की हम अवस्था को बोल सकते हैं, मन की अवस्था यदि अस्त व्यस्त है, उसका कुछ चीज़ स्थिर ही नहीं है, अस्त व्यस्त स्थिति या फिर अव्यवस्था, जिसको हम गड़बड़ी कहते हैं। और दूसरा जो मीनिंग रहता है वो होता है वायलेंट बिहेवियर बाय ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो एक व्यक्ति नहीं, बहुत सारे लोगों का जो बिहेवियर जब जो है वायलेंट हो जाए, उग्र व्यवहार, उसको जो है डिसऑर्डर कहा जाता है। इसके बाद हम समझते हैं गेमिंग डिसऑर्डर को आखिर होता क्या है। आसान शब्दों में यदि कहें तो गेम को लेकर, गेम खेलते खेलते बच्चों में जो लत लग जाती है ना, उसको ही गेमिंग डिसऑर्डर कहते हैं सरल शब्दों में। लेकिन WHO की परिभाषा के अनुसार क्या कहा जाता है? गेमिंग बिहेवियर का एक ऐसा पैटर्न या फिर कैरेक्टराइज्ड बाय इम्पायर्ड कंट्रोल ओवर गेमिंग। गेमिंग के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है,
हम अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे काम का सब छोड़ दिए हैं, बस गेम ही खेलते रहना। तो इम्पायर्ड कंट्रोल ओवर गेमिंग, इंक्रीजिंग प्रायोरिटी गिवन टू गेमिंग ओवर अदर एक्टिविटीज़। अदर एक्टिविटी में आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, आप ध्यान दे रहे हो केवल खेल ही खेल में, खेल ही खेल में। टू द एक्सटेंट दैट गेमिंग टेक्स परसिडेंस ओवर अदर इंटरेस्ट एंड डेली एक्टिविटी एंड कंटिन्यूएशन और एस्केलेशन ऑफ गेमिंग डिस्पाइट द ऑकुरेंस ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है हमारे शरीर में, इसके बावजूद भी हम बस हमारा ध्यान खेलने में ही है, डेली एक्टिविटी में नहीं है। इसको ही कहते हैं गेमिंग डिसऑर्डर। अब चलते हैं हम न्यूज़ की तरफ और डिस्कस कर लेते हैं न्यूज़ में आखिर बातें क्या कही गई हैं। तो बात बताई गई है, जब कोरोना का कार्यकाल चला, हम देखें ना, 2-3 लहर तो हम देख ही चुके हैं, तो उस दौरान पेंडेमिक के दौरान जो गेमिंग का जो डिसऑर्डर है वो ज़्यादा हमको देखने को मिला है। इंडिया हैज़ मोस्ट नंबर ऑफ गेमर्स आफ्टर साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के बाद सबसे ज़्यादा गेम हमारे देश वाले ही खेलते हैं, बच्चे लोग। आनंद ए जोवाइल एक्सट्रोवर्टेड 15 ईयर ओल्ड इन बंगलुरी। ठीक, एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया जाता है, एक बच्चे का एग्जाम्पल दिया जाता है। गॉट ए पर्सनल स्मार्टफोन फॉर द फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर व्हेन ऑनलाइन क्लासेस बिगन। तो पिछले साल जब ऑनलाइन क्लासेस हुई तो नया नया फ़ोन घर वालों ने दिला दिया आनंद को। अब क्या हो गया, 6 महीने हो गए। ही वॉज ऑन द फोन फॉर द मोर देन 7 आवर ईच डे। 7 घंटा से भी ज़्यादा फ़ोन चला रहा है लड़का। नॉट फॉर क्लासेस बट रेदर टू बिंग ऑन ऑनलाइन गेम। क्लासेस के लिए नहीं, ऑनलाइन गेम के लिए 7-7 घंटे, 8-8 घंटे। वरीड अबाउट द सडन बिहेवियर चेंजेस इन देयर टीनेजर, इंसोमनिया, withdrawal from social contact, academic failure and extreme anger and irritability। अब ये लक्षण सामने आ गए लड़के में, ठीक है। इरिटेबिलिटी मतलब होता है चिड़चिड़ापन सामने आने लगा। एकेडमिक फेलियर, अब गेम में ध्यान देंगे तो कहाँ से क्लास में पास हो पाओगे। ये सारे लक्षण जो है धीरे धीरे अब उनके पेरेंट्स को पता चल गया। अब इनके पेरेंट्स ने क्या काम किया, उसको लेके गए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। अब रुपए पैसे वाले थे तो ले चलिए, गरीब लोग रहते तो कहाँ ले जाते। तो एप्टली नेम्ड SHUT क्लिनिक और द सर्विस फॉर हेल्दी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। देयर सन वाज डायग्नोज्ड विद द गेमिंग एडिक्शन। गेम की उसको लत लग गई थी। A disorder that is quickly growing as the pandemic spurred an increased use of internet devices। पेंडेमिक आया, ठीक है, बच्चे घर में रह रहे थे, ज़्यादातर टाइम फ़ोन में बिता रहे थे, इसी के चलते चलते जो गेमिंग डिसऑर्डर है ना वो ज़्यादा बढ़ गया। आगे बात बताई जाती है, वी यूज टू गेट मे बी 2 or 3 केसेस ए वीक। अब केसेस आते रहते हैं। नाउ वी आर सीइंग अबाउट 15 केसेस। अभी तो हफ्ता में कितने केसेस आ रहे थे, 2 से 3 केस आ रहे थे, अब जो है 15 केस आ रहे हैं हमारे पास। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ हुम आर एडोलसेंट। ज़्यादा उम्र वाले नहीं हैं, नई उम्र वाले लड़के हैं। ब्रॉड इन बाय देयर पेरेंट्स, ऐसा कहना है इस क्लिनिक वालों का। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया की स्थिति की। अकॉर्डिंग टू द ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, इंडिया की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री जो है एक्सपेक्ट करी जा रही है 15,500 करोड़ 2023 तक। इतना कारोबार हो जाएगा ऑनलाइन गेमिंग का। 2019 का सर्वे क्या कहता है, US बेस्ड लाइमलाइट नेटवर्क ने ये सर्वे कराया था। उन्होंने ये फाउंड किया दैट इंडिया हैड द सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ गेमर्स आफ्टर साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में सबसे ज़्यादा लोग गेम खेलते हैं, उसके बाद हमारा देश है। ऐसे कामों में बहुत आगे है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कैटेगराइज्ड गेमिंग डिसऑर्डर एज ए मेंटल हेल्थ कंडीशन इन 2018। 2018 में WHO की तरफ से इसको कैसा घोषित कर दिया गया, इसने एक कैटेगरी तय कर दी गेमिंग डिसऑर्डर को, मेंटल हेल्थ कंडीशन को। लास्ट मंथ हमने अभी देखे थे, चाइना में न्यूज़ आई थी, लिमिटेड गेमर्स अंडर 18 ईयर्स
to just 3 hours of online games per week. एक हफ्ता में 3 घंटे से ज़्यादा ऑनलाइन गेम बच्चे नहीं खेल पाएंगे, ठीक है, जिनकी उम्र 18 साल से कम है। एंड मेड द इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग द रिस्ट्रिक्शन। और फिर रेस्ट्रिक्शन है, कोई कंपनी जो है इसका उल्लंघन नहीं कर सकती है। लीगल मूव की यदि हम बात करें इन इंडिया, लीगल फोकस हैज़ बीन ऑन recent laws in the southern states seeking to ban online games such as rummy, poker or even fantasy sport which offer prize money or financial stake। साउथ वाले जो स्टेट हैं काफ़ी चिंतित हैं, तो ये चाहते हैं जो पोकर है, रमी है और जो ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी है ना, इनको भी बंद करो बोल रहे हैं वो लोग। तो लास्ट वीक केरला हाई कोर्ट quashed such a law in the state, accepting the industry's stance that game of skill rather than chance. They should not trigger bans on gambling. However, worried parents, psychiatric and mental health advocates warn that the danger go well beyond monetary। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है, हम फ्लड वार्निंग सिस्टम से रिलेटेड है, इसको देखने वाले हैं। NGRI एक संस्था है, इसने ये प्रपोज किया है कि जो लैंड स्प्लिप होता है, फ्लड आते रहता है, तो इसके लिए हमें वार्निंग सिस्टम लगाना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि चमोली में जो बाढ़ वगैरह आई थी ना, फ्लड आया था, उसी को लेकर के डिसीजन फॉलोज चमोली रॉक स्लाइड फ्लड। रॉक स्लाइड फ्लड आया था कहाँ पर? चमोली में, उत्तराखंड में। उसी को लेकर के फिर आगे लोगों ने सोचा हम कैसे निपट सकते हैं, इसलिए ये कदम इनको उठाना पड़ा। द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल जियोग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR NGRI, इसने लॉन्च किया है एन इन्वायरमेंटल सिस्मोलॉजी ग्रुप टू डेवलप ए लैंडस्लाइड एंड फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम for the Himalayan region based on real-time monitoring with dense seismological networks coupled with satellite data, numerical modeling and geomorphic analysis। इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, एक एक को हम देख लेते हैं। इसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग हो जाएगी, ठीक है, तुरंत पता चल जाएगा अभी इतने बज के इतने मिनट में क्या हुआ, इतने बज के इतने मिनट में क्या हुआ, ठीक है। डेंस सिस्मोलॉजिकल नेटवर्क रहेगा, ठीक है। सैटेलाइट डाटा के साथ में ये कपलिंग रहेगी, इसकी सैटेलाइट के माध्यम से डाटा जो है आदान प्रदान होगा। न्यूमेरिकल मॉडलिंग, और जो मॉडल तैयार किया गया है वो कैसा रहेगा? न्यूमेरिकल वाला रहेगा। और जियोमॉर्फिक एनालिसिस हमको देखने को मिलेगा। जियोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? पृथ्वी से संबंधित कोई भी आकृति रिलेटिंग टू द फॉर्म ऑफ लैंडस्केप एंड अदर नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस, जियोमॉर्फोलॉजिकल भी जिसको हम कहते हैं। अब नया जो सिस्टम तैयार किया गया है, इससे फ़ायदा ये है कि टाइम के पहले ही आपको जानकारी मिल जाएगी। यदि हमको कभी फ्लड और रॉक स्लाइड को रोकने के उपाय को लेकर के कभी कुछ लिखना हो, तो हम इस एग्जाम्पल को लिख सकते हैं। दिस वुड इनेबल ए क्रूशियल वार्निंग सेवरल हावर्स प्रायर विच विल सेव ह्यूमन लाइव्स एंड प्रॉपर्टी। तो मानव भी बचेगा और उसकी धन संपत्ति भी बच जाएगी। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं ब्रिटिश एरा के बंगले के बारे में। अब ये क्या हो गया है? होम हो गया है टू ब्रह्मपुत्र हेरिटेज सेंटर का। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कैंपेन के लिए फॉर रिजुवनेट रिवर्स को हमको पुनर्जीवित करना है, वही बात इनके द्वारा की गई। द ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर हैज़ बीन सेट अप इन ए नियरली 150 ईयर ओल्ड बंगलो फॉलोइंग एन इलोबरेट रिस्टोरेशन। तो जो बंगला है पुराना, काफ़ी पुराना, 150 साल, उसी के किनारे पर ये सेंटर स्थापित किया गया। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर। ए ब्रिटिश एरा बंगलो ऑन ए हिलॉक मतलब पहाड़ी होती है, दैट यूज टू बी 17वीं सेंचुरी मिलिट्री ऑफिस ऑफ द अहोम रूलर। अहोम रूलर्स लोग यहाँ पर क्या करते थे? मिलिट्री का ऑफिस स्थापित किए थे।
has been converted into a heritage center depicting life along the ब्रह्मपुत्र। अब उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया है? हेरिटेज सेंटर में। ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे किनारे है। अब वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ऑन संडे इनॉग्रेटेड द महाबाहु ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर। ये है उसका पूरा नाम। कहाँ पर पड़ता है ये? गुवाहाटीज बारपुखानार टीला, मीनिंग बारफुखान्स हिलॉक। ये स्कॉटिश टाइप वुडन बंगलो है। ये स्टैंडिंग इन 1850 वाज रिनोवेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू हेरिटेज सेंटर। कब का है? 1850 का है। और ये किस टाइप? स्कॉटिश टाइप है। ये वुडन का बंगलो है। बारपुखान वाज ए पोस्ट इक्विवेलेंट टू गवर्नर जनरल क्रिएटेड बाय अहोंग किंग प्रताप सिम्हा या फिर सुसेंगपा 1603 से 1641। तो बारपुखान एक प्रकार से पोस्ट हुआ करती थी किसके बराबर? गवर्नर जनरल के बराबर, जिसको क्रिएट किया था अहोम किंग प्रताप सिम्हा ने या फिर सुसेंगप्पा ने 1603 जिससे 1641 का पीरियड बताया जा रहा है। और ये जो हिलॉक है, छोटी पहाड़ी है, बाई द ब्रह्मपुत्र मेंशन्ड इन एंशिएंट स्क्रिप्चर एज मंद्राचल वाज फ्रॉम वेयर अहोम जनरल लचित बारपुखान लॉन्च द बैटल ऑफ सरायघाट इन मार्च 1671 टू इन्फ्लिक्ट द मोस्ट क्रशिंग डिफीट ऑन द मुगल्स के साथ इनकी लड़ाई भी हुई थी। सरायघाट इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट नवल बैटल एवर फॉट इन रिवर। ये लड़ाई जो है रिवर पर लड़ी गई थी, उसी के नाम से ये जाना जाता है। यहाँ कई सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेगी, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ द बैटल ऑफ सरायघाट, द हेरिटेज ऑफ आसामीज वार बोर्ड्स एंड एम्फीथिएटर्स एंड एग्जीबिशन स्पेस, ए कैफेटेरिया एंड 2 व्यूइंग डेक्स। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं। काफ़ी हाउस भी है यहाँ। और क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी आप जाओगे तो? अदर अट्रैक्शन में शामिल है कलेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल फिशिंग इक्विपमेंट, photographs and artifacts related to the history of Guwahati and river transport, installation depicting the textile design, ethnic motifs and indigenous communities मोटिफ्स मतलब यहाँ पर पैटर्न बताया है, एंड इंडिजीनियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ कम्युनिटीज इनहेबिटिंग द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जो लोग रहते हैं उनकी ही संस्कृति को यहाँ पर दर्शाने का काम भी किया गया है।